सॉरी कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था, मीटिंग से मैं एग्जिट हो गई थी। मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ कि ये हम लोगों ने 7 टूल्स ऑफ क्वालिटी देखने हैं आज के लेक्चर में, वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। जो फर्स्ट टूल है क्वालिटी का, दैट इज फिशबोन डायग्राम। फिशबोन डायग्राम के कुछ characteristics are that it does not require any statistics. No statistics are involved. It maps out a process or a problem. It makes improvement easier, and it looks like a fish skeleton. Like fishbone diagram हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसके स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ठीक, कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल। सेकेंड स्टेप, यू हैव टू ड्रॉ स्पाइन एंड बोन्स, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रही है स्लाइड में। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू डिटरमिन द कॉजेज, यानी आपने जो एक्चुअली ये होता है ना फिशबोन डायग्राम या इशिकावा डायग्राम, ये इसका मेन फोकस होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। तो ये जनरली एक बंदा बैठ के नहीं कर रहा होगा, मोस्टली आपकी जो पूरी की पूरी टीम है वो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाह रही है, तो वो आपस में बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगी। जो जो उनके ख्याल में उस प्रॉब्लम के कॉजेज होते हैं वो हाईलाइट किए जाते हैं यहाँ पे। अब जो एक कॉमन यूज होता है मेथड, वो ये कि आप कॉजेज आइडेंटिफाई करें इन टर्म्स ऑफ दीज 4 M's, ठीक है, मैन, मशीनरी, मटेरियल, मेथड। ये भी कॉमन है लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप नॉर्मल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी कर सकते हैं कि आपने इस तरह से एक ड्रॉ करना है स्पाइन और बोन्स, ठीक है, लाइक फिश स्केलेटन, इसीलिए इसको फिशबोन डायग्राम भी कहा जाता है। और जो ये आपको बॉक्स नजर आ रहा है इसके अंदर आप अपनी प्रॉब्लम देखते हैं, लिखते हैं। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की उसके बाद आप देखेंगे कि अच्छा इस प्रॉब्लम के पॉसिबल क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे वो जो पीछे मैंने आपको बताया था, कुछ साइड पे कुछ जगह पे वो 4M की पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है, कुछ जगह पे सिंपल आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी कर सकते हैं। अब हमने जो एग्जांपल लिए वो क्या है, दैट हाई इन्वेंट्री श्रिंकेज इज ऑब्जर्व्ड एट सम लोकल ड्रग स्टोर, ठीक है। हाई इन्वेंट्री श्रिंकेज मीन्स कोई आपका ड्रग स्टोर है जहां से आपकी इन्वेंट्री कम हो रही है डे बाय डे, ठीक है। आपको नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, आपकी चीजें जो है वो गायब हो रही हैं। किसी की भी आप स्टोर की एग्जांपल ले सकते हैं। तो आपने क्या किया, फर्स्ट 2 स्टेप्स परफॉर्म किए, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, स्केलेटन ड्रॉ किया। देन इन द थर्ड स्टेप यू विल आइडेंटिफाई डिफरेंट एरियाज वेयर द प्रॉब्लम्स मे अराइज फ्रॉम, ठीक है। यानी आपने जो एग्जांपल लिया हाई इन्वेंट्री श्रिंकेज की एट लोकल ड्रग स्टोर, उसमें जो मेन एरियाज है पहले आपने वो 2 आइडेंटिफाई किए इस केस में, कि किस किस एरिया में प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से हमें इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अब वो जो 2 आइडेंटिफाई किए इन्होंने, जो भी इनकी टीम थी जिन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया, वो क्या किया, एक जो एरिया आइडेंटिफाई किया कि अच्छा मे बी एम्प्लॉयज रीजन हो इस प्रॉब्लम का, और दूसरा शॉपलिफ्टर्स, यानी कि एम्प्लॉयज का कसूर नहीं है लेकिन हो सकता है लोग खुद ब खुद चीजें वहां से लेकर जा रहे हो, ठीक है, अनफेयर मीन्स के थ्रू। तो ये 2 भी हो सकते हैं, सिर्फ सिंपल रखने के लिए 2 एरियाज लिखे हैं। आपके एरियाज भी ज्यादा हो सकते हैं, मे बी आप 4, 5, 6, 10 एरियाज हो सकता है इतनी कॉम्प्लेक्स कोई प्रॉब्लम हो, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में कोई आपको मसला आ रहा हो। तो ये सिर्फ समझाने के लिए है। अब जो पहला इन्होंने एरिया आइडेंटिफाई किया, अब स्टेप 4 है, यानी आइडेंटिफाई व्हाट दी स्पेसिफिक कॉजेज कुड बी, यानी उस एरिया से रिलेटेड क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं जो कि आप आगे लिखेंगे। जैसे शॉपलिफ्टर जो है उससे फर्दर रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं या कॉज हो सकता है उनका। नो सिक्योरिटी सर्विलेंस, यानी कि कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कैमरास नहीं लगे हुए होंगे जिसकी वजह से कोई भी आराम से चीज उठा के ले जा सकता है। इसके अलावा क्या रीजन हो सकता है, एक्सपेंसिव मर्चेंडाइज आउट इन द ओपन, यानी जो ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें हैं वो आपने बिल्कुल सामने ओपन रखी हुई हैं, मे बी आप उसको थोड़ा ऊपर करके रखते, थोड़ा कवर करके रखते, या ये है कि इतना इजीली एक्सेसिबल ना होते, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत ओपन रखी हुई हैं चीजें, मे बी। और इसके अलावा क्या रीजन हो सकता है, एंटी थेफ्ट टैग्स पोरली डिजाइन, यानी जैसे वो जो टैग्स होते हैं ना, जो आजकल बहुत बहुत कॉमन है, हर शॉप पे होते हैं, कि जब आप एग्जिट करते हैं शॉप से तो वो फिर टैग उतार लिया जाता है जब आप प्रॉपर उसकी पेमेंट करते हैं, तो अगर नहीं करते तो फिर कोई बजर बच जाता है, ठीक है। इस तरह से होता है कि कोई अलार्म या कुछ सिग्नल आपको मिल जाएगा कि अच्छा विदाउट पेमेंट आपकी चीज जो है वो शॉप से बाहर जा रही है। तो यानी ये मेन जो एरिया था शॉपलिफ्टर से 3 फर्दर कॉज आइडेंटिफाई किए कि ये कॉजेज हो सकते हैं, ठीक। इसके अलावा जो हमने दूसरा फिर एरिया आइडेंटिफाई किया था वो था एम्प्लॉयज से रिलेटेड। अब एम्प्लॉयज के क्या क्या मसले हो सकते हैं जिसकी वजह से ये हमारा श्रिंकेज का मसला हो रहा है। वो क्या है कि मे बी एम्प्लॉय का एटीट्यूड इस किस्म का हो कि दे आर नॉट सीरियस टुवर्ड्स योर ड्यूटीज, ठीक है, वो मोटिवेटेड ना हो, मे बी उनका इंटरेस्ट ना हो,
वो ओवर ऑक्युपाइड हो, ओवर बर्डन हो, ठीक है, ये हो सकता है एटीट्यूड। इसके अलावा न्यू ट्रेनी बेनिफिट्स, प्रैक्टिसेस, ट्रेनिंग, यानी ये सारे के सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के थ्रू डिफरेंट, हर एक ने बताया कि अच्छा एम्प्लॉयज के एरिया से रिलेटेड ये मसले हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी इन्वेंट्री का श्रिंकेज हो रहा है। यानी बेनिफिट्स, प्रैक्टिसेस मींस के मे बी एम्प्लॉयज को आप कुछ बेनिफिट्स ना दे रही हो जो वो डिजर्व करते हैं, ठीक है। और दूसरी क्या रीजन हो सकता है कि उनकी ट्रेनिंग ही नहीं की, उन्हें नहीं पता कि उन्होंने किस तरह से अटेंटिव होकर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। या ये है कि मे बी आपके जो एम्प्लॉय हो बिल्कुल न्यू ट्रेनी है, उनकी अभी ट्रेनिंग की जरूरत है, वो फ्रेश हैं, उन्होंने कहीं कभी पहले काम नहीं किया हुआ, ठीक है। या जो हमने अभी पहले बात की एटीट्यूड मींस कि वो डिसइंटरेस्टेड है अपनी ड्यूटी में। तो ये सारे के सारे बहुत सारे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए पूरी की पूरी टीम ने थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। और फिर इसके बाद फाइनली उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया इन स्टेप 5, यूज द फिनिश डायग्राम, यानी फाइनल जब बन गए डायग्राम, टू ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस टू द मेन प्रॉब्लम। यानी अभी तो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, फिर कुछ एरियाज बताए कि उन एरियाज में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, फिर उन एरियाज से रिलेटेड जो जो कॉजेज हो सकते थे वो आइडेंटिफाई किए, ठीक है। तो इस फिश बोन डायग्राम इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज ये फिश के स्केलेटन की इसकी शक्ल होती है और एक तरफ प्रॉब्लम होती है, फिर हम आगे ब्रांचेस निकाल रहे होते हैं और उसमें कॉजेज लिख रहे होते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, फिर अब इसको फाइनली टीम बैठ के अच्छी तरह से डिस्कस करती है और फिर वो आइडेंटिफाई करती है कि अच्छा मेनली क्या रीजन है, कौन सी प्रॉब्लम है जिसको हम देखें तो जिस पे ज्यादा लोगों का मे बी कंसेंसस डेवलप हो जाए कि उसको अगर हम हैंडल कर लेना किसी तरीके से तो हो सकता है हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो यहाँ जो इन्होंने सोल्यूशन सजेस्ट किया है वो क्या है, मूविंग एक्सपेंसिव मर्चेंडाइज बिहाइंड द काउंटर्स एंड एजुकेटिंग एम्प्लॉयज टू देयर पर्क्स मे बी सम सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अब इन्होंने दो चीजें निकाली हैं, ठीक है। एक तो ये आप देखें एम्प्लॉय से रिलेटेड जो हमने एरिया आइडेंटिफाई किया था, एक उसमें से चीज पिक कर ली। दूसरी जो शॉपलिफ्टर से रिलेटेड थी, एक उसमें से पॉइंट निकाल लिया कि उनका ये ख्याल है कि जो भी आपके एक्सपेंसिव आइटम्स हैं आप उसको थोड़ा सा मे बी बैक पे रखें, काउंटर पे रखें या थोड़ा सा हाइट पे रखें किसी भी तरीके से कि वो इतना इजीली एक्सेसिबल ना हो, कि खासकर जो अगर कोई छोटे आइटम्स हैं जो कि बहुत इजीली पॉकेट में जा सकते हैं तो उनको आप ज़रा थोड़ा सा केयरफुल रहें उनकी डिस्प्ले के सिलसिले में। और दूसरा जो एम्प्लॉय से रिलेटेड है उनके बारे में इन्होंने ये कमेंट किया है कि एम्प्लॉयज को एजुकेट करें उनके पर्क्स के बारे में, प्रिविलेजेस के बारे में, ठीक है। और मे भी कुछ ऐसे चीज़ें हो जो जिनके बारे में उनको ना पता हो, ठीक है। तो कोई और सोल्यूशन भी हो सकता था, मे बी आप कहते हैं कि अच्छा एम्प्लॉय की किस जो कंपनसेशन पैकेज है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, उनका मोरल हाई नहीं है, बहुत अंडर पेमेंट है वो लोग, इस तरह से कुछ भी हो सकता था। तो जस्ट एन एग्जाम्पल कि ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के थ्रू फिर दो यहाँ पे पॉइंट आइडेंटिफाई किए गए और उनका ये ख्याल है कि अच्छा इन प्रॉब्लम को हम पहले सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारी जो इन्वेंट्री श्रिंकेज है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं आई, ठीक है। फिर यहाँ से वो देखेंगे कि अच्छा मे बी कुछ इम्प्रूवमेंट आ गई हो, फिर वो किसी और पॉइंट, सेकंड पॉइंट की तरफ जाएं, थर्ड पॉइंट की तरफ जाएं और फिर उसको अप्लाई करें। तो वन बाय वन इस तरह से फिर ओवरऑल आपका ताकि कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक। तो ये थी फिशबोन डायग्राम। अब इसको आप डिफरेंट तरह के ना सिनेरियो में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने सिंपल एक छोटी सी एग्जांपल है डेली लाइफ की। इसके अलावा आपको अपने किसी फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट में कोई मसला आ रहा है, आपको अपने एम्प्लॉयज से कोई मसला है कि आपकी आउटपुट सही शो नहीं हो रही, या आप अगर किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं और आप कह रहे हैं कि अच्छा हमारी जो प्रोडक्टिविटी है जितना हम टारगेट कर रहे हैं उतनी हमें मिल नहीं, उससे में भी 30-40% लेस मिल रही है। तो फिर आप उसको उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको एज अ प्रॉब्लम लें कि व्हाई आवर प्रोडक्टिविटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है, डे बाय डे। फिर उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके लिए आप ये कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बना सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, मे बी आप जैसे अपने ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो है मे बी जीपीए आपका कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है, ठीक है। तो आप खुद बैठ के अपना एनालिसिस करें, साथ अपनी एक आध फ्रेंड को भी बुला लें जिससे आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और आप खुद से सोचें कि क्या क्या रीजंस हैं हो सकते हैं, क्या आपके टाइमिंग के इश्यूज हैं, क्या आपके अंडरस्टैंडिंग का इशू है, या आप कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे सही से, या आप ओवरबर्डन है। तो इस तरह से आप खुद से कुछ ना कुछ टूल अप्लाई करके कोई ना कोई सोल्यूशन उसका निकाल सकते हैं या एटलीस्ट कुछ हद तक अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड टूल है क्वालिटी का दैट इज हिस्टोग्राम, जो कि बार चार्ट जिन्हें कहा जाता है या उससे मिलती जुलती चीज़ होती है, आपने देखी होगी। इट इज़ यूज टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट ग्रुप्स ऑफ डेटा, यानी एक्चुअली डेटा के जो ग्रुप्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकली हम हिस्टोग्राम्स यूज करते हैं।
How to construct a histogram? Histogram are used to show the different frequencies in a process. It is useful for identifying trends and relationship that can lead to quality improvement. अब ये एक्चुअली फोकस करता है हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसीज के ऊपर कि कोई भी प्रोसेस है उस काम के होने की, फॉर एग्जांपल ग्रुप ए की कितनी फ्रीक्वेंसी है, ग्रुप बी की कितनी है, ग्रुप सी की, या ग्रुप की जगह कोई और चीज भी हो सकती है, यानी कितनी फ्रीक्वेंसीज से कोई भी काम अकर हो रहा है, ठीक, उसको हम कहते हैं। तो उसकी हेल्प से भी आप एक्चुअली क्या कर सकते हैं, यू कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, क्या रिलेशनशिप है चीज़ों के अंदर, और फिर वो आप यूज़ कर सकते हैं लेटर ऑन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। जब अगर आप कोई न्यूमेरिकल करेंगे हिस्टोग्राम का, तो आपको जनरली ये वाली टर्म्स आपने सुनी भी होंगी, या इनकी हेल्प से एक्चुअली हिस्टोग्राम बनता है। आप सम करेंगे डेटा को, ठीक है, मीन चाहिए होगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, उसकी मिनिमम वैल्यू, और रेंज। रेंज क्या है? इट इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू। सो अब हम एक बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल लेते हैं, उस पर हम देखते हैं कि हिस्टोग्राम कैसे लग सकता है या उसका क्या फायदा होगा। सो लेट अस से दैट द ओनर वांट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिज्जा ऑन थर्सडे नाइट सेल्स, ठीक। मे बी आपको वीकेंड की एग्जांपल ले सकते हैं कि अच्छा आप एक पिज्जा की जो है वो कंपनी ओन करते हैं, ठीक है, और आपने ये देखना है कि अच्छा मे बी टुवर्ड्स द वीकेंड नाइट आपकी जो पिज्जा की सेल्स है वो किस तरह होती है, ठीक है। हमने कलेक्ट किया है डेटा सेट फ्रॉम लास्ट थर्सडे एंड द डाटा इज कलेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू स्लाइसेस ऑफ पिज्जा, ठीक। अब यानी ये बहुत सारा डाटा अवेलेबल है, ये नंबर्स क्या शो करें, नंबर ऑफ स्लाइसेस दैट वर ऑर्डर्ड, राइट। और नाइट सेल्स मीन कोई भी एक टाइम हो सकता है, उन्होंने रख लिया, और रात 10 बजे के बाद, 12 बजे, कुछ भी, ठीक। तो ये बहुत डिफरेंट डाटा कलेक्ट किया कि अच्छा कितने कितने हमें स्लाइसेस के ऑर्डर मिले थे इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। और फिर उन्होंने क्या किया, इस पूरे के पूरे डाटा का हिस्टोग्राम बनाया। अब हिस्टोग्राम कैसा बनाया, अब ये जो आपको नजर आ रहे हैं नंबर्स, इसमें इन्होंने काउंट किया, एक्चुअली जीरो इंडिकेट मतलब कि कोई ऑर्डर नहीं हुआ, ठीक। टू मीन्स कि 2 स्लाइसेस का ऑर्डर हुआ है, फिर जो थर्ड ऑर्डर था वो 1 स्लाइस का था, फिर 2 स्लाइसेस का ऑर्डर हुआ, फिर 2 स्लाइसेस का, फिर 4 स्लाइसेस का ऑर्डर हुआ, फिर 1 स्लाइस का ऑर्डर हुआ, एंड सो ऑन। तो इन्होंने पूरा मेरे ख्याल में नाइट की, ओवरनाइट जो सेल्स हुई हैं पिज्जा स्लाइसेस की, उसका डाटा कलेक्ट किया, और फिर इनको काउंट किया कि 2 स्लाइसेस के ऑर्डर्स कितने थे, 1 स्लाइस का कितना ऑर्डर था, 3 स्लाइसेस के कितने थे, 4 के कितने थे, या ऑर्डर इससे ज्यादा है 6 7, तो उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, यानी कितने लोगों ने उस टाइप का ऑर्डर किया। फिर इसको प्लॉट किया, ठीक, और फिर ये देखा कि इसकी कैसे फ्रीक्वेंसीज बनी, और ये एक तरह के बार चार्ट्स बना लिए, जो आपको नजर आ रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो स्लाइसेस ऑफ पिज्जाज हैं, ठीक है, 1 स्लाइस, 2 3 4 5 6 और 7, मे बी इससे ज्यादा भी हो। और जो वर्टिकल एक्सिस पे आपको नजर आ रहा है दैट आर नंबर ऑफ टाइम्स ऑर्डर्ड, यानी कितने दफा ये वाला पर्टिकुलर ऑर्डर हुआ, यानी 33 टाइम्स 1 स्लाइस का ऑर्डर हुआ, 65 टाइम्स 2 स्लाइसेस का ऑर्डर हुआ, 8 स्लाइसेस और 3 स्लाइसेस का 8 दफा ऑर्डर हुआ, 4 स्लाइसेस का 12 टाइम्स ऑर्डर हुआ, 5 6 के ऑर्डर्स नहीं हुए, और 7 स्लाइस का एक ही ऑर्डर हुआ, ठीक है। अब आप इसको अगर अरेंज कर लें फर्दर, यानी 65 पहले ले आए, फिर 30 33 देन 12 देन 8, इस तरह से ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अब आपको ये आइडिया हो रहा है इसको देखते हुए कि अच्छा जो 2 स्लाइसेस का ऑर्डर है वो मैक्सिमम है, ठीक है। 65 जो लोग थे उन्होंने 2 स्लाइसेस का ऑर्डर किया। अब वैसे हम देखें तो हम सोचेंगे कि इसका भला क्वालिटी से क्या ताल्लुक है, ठीक है। तो क्वालिटी जो होती है वो सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि अगर हम इसी खाने पीने की चीज़ों की बात कर रहे हैं तो बस उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए तो वो क्वालिटी होगी। जैसे हमने बात की थी अभी पीछे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, ओवरऑल टीक्यू इम्प्लीमेंटेशन की, तो इसका मतलब है कि द क्वालिटी शुड बी विजिबल इन एवरी एस्पेक्ट, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बैंक के सेक्टर की भी एग्जांपल लेते हैं, किसी कॉल सेंटर की एग्जांपल लेते हैं सर्विसेज की उनकी, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ये देख रहे हैं कि अच्छा वो बैंक की सर्विसेज मींस कि अच्छा वो हमें बाकी किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं। फिर आप ये भी देखेंगे कि अच्छा अगर हम वहाँ जाते विजिट करना पड़ता है हमें बैंक में, तो वहाँ पे हमारा कितना टाइम वेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक बहुत छोटा सा काम है, ठीक है, और आपको जो कि 5 मिनट का है, लेकिन वहाँ पे आपको अगर 2 घंटे इंतजार करना पड़ा है, आपको सही से एंटरटेन नहीं किया जा रहा, या यहाँ या वहाँ कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है कि आपको कोई जो है वो कार्ड इशू हो या आपका प्रॉपर नंबर असाइन हो, फिर नंबर के ऊपर आपकी जो है वो टोटली सर्कुलेशन हो रही हो, आपको एंटरटेन किया जा रहा हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ भी आपको अनॉय करेगी, ठीक है। आपको हो सकता है आप कहें कि नहीं इसकी इतनी पुअर सर्विसेज है, मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट ख़त्म करके मैं किसी और
बैंक की तरफ जाता हूँ। तो मींस क्वालिटी सिर्फ यही नहीं देखती कि आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रही है, ठीक है, उनके पैकेजेस सिर्फ काउंट नहीं करेंगे, उनकी कस्टमर सर्विसेज भी काउंट करती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ना लिंक कर सकते हैं क्वालिटी के साथ कि अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल ठीक है टेस्ट वाइज वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हमें पिज़्ज़ा मिल रहा है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप जाते हैं और आपको 2 स्लाइसेस के लिए 1 घंटा वेट करना पड़ता है, तो फिर वो चीज़ भी आपके लिए काफ़ी अनोइंग होगी। तो यहाँ पे इस चीज़ को अप्लाई करने का पर्पज़ ये है कि हम क्या देखना चाह रहे हैं कि अच्छा, हम ये देखना चाह रहे हैं कि चूंकि यहाँ पे हमने अब हिस्टोग्राम बनाया, उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, हाउ इज़ दिस हेल्पफुल टू द ओनर, he or she has got the result that 2 slices of pizza are most common order placed at that particular day. So distribution of sales useful for forecasting next Thursday's late night demand. यानी फॉर एग्जांपल अगर आप थर्सडे की बात करें या मे बी आप फ्राइडे की, सैटरडे की, वीकेंड की बात कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये आइडिया होगा अच्छा कि जो सबसे कॉमन ऑर्डर है वो 2 स्लाइसेस का है और इस टाइम पे वो पीक पे होता है। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा पीक आवर्स हैं, तो आप ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि सुबह से 2 स्लाइसेस के डब्बे बना के रख दें, आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं कि अच्छा इस वक्त मैक्सिमम ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, इस इतने स्लाइसेस के आते हैं, तो आप ऑन द सेफर साइड आप थोड़ा सा एडवांस में पैक्स बनाना शुरू कर दें, ठीक है। तो आप इस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली जो आपके कस्टमर होंगे उनका जो वेटिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। वेटिंग टाइम रिड्यूस होगा तो इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट की, ठीक है, किसी भी वे में, ठीक है। हम उसकी कुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे, हम डिलीवरी सर्विसेज या वेटिंग टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ भी क्वालिटी की डेफिनेशन के अंदर कवर होती है। तो इस तरीके से आपने अपने कस्टमर को जो जब अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की, इट मींस ही और शी विल बी मोर सेटिस्फाइड एंड देयर विल बी सम क्वालिटी इनकॉर्पोरेशन इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक, सो इफ यू वर अ मैनेजर हाउ कुड यू अप्लाई दिस इन्फॉर्मेशन, तो डेफिनेटली आप भी इसी तरीके से अप्लाई करेंगे कि आप ये करें, इस तरह से अप्लाई करें कि बस जो वेटिंग टाइम है वो किसी तरीके से रिड्यूस हो जाए। अच्छा, अब जो थर्ड कॉमन टूल है जो कि काफ़ी फेमस है, दैट इज परीटो एनालिसिस, राइट। परीटो एनालिसिस इज वेरी सिमिलर टू द हिस्टोग्राम एंड इट यूज ऑफ 80-20 रूल। 80-20 रूल की जो हिस्ट्री है वो एक्चुअली निकलती है कि एक बहुत फेमस कोटेशन है, या ये समझ लें कि रिसर्च की गई है, और जो उस रिसर्च की फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि जो ओवरऑल पूरी दुनिया की जो वेल्थ है, ठीक है, यानी ये आप कह लें कि 80% ऑफ द वेल्थ इज ऑलमोस्ट ओन्ड बाय 20% ऑफ द पीपल, यानी 80% जो कह लें वेल्थ है वो कुछ 20% लोग हैं जिनके पास है। तो यहाँ से ये 80-20 का कॉन्सेप्ट आया, और फिर ये परीटो एनालिसिस इस तरह से डिफाइन हुआ कि आपकी क्वालिटी से रिलेटेड 80% जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाते हैं अगर आप 20% जो हैं वो इश्यूज को एड्रेस कर लें, यानी जो मेन कॉज होते हैं ना उनको आप एड्रेस करें। तो एक्चुअली ये फोकस कर रहा होता है वाइटल फ्यू ओवर ट्रिवियल मैनी, ठीक है, यानी कुछ कम होंगी लेकिन उनका ज्यादा आ रहा होगा, बजाय इसके आप बहुत सारे जो रीजंस है लेकिन उनके वो कम अफेक्ट वाले हैं, आप उनको रिजॉल्व कोशिश करें। इट्स मेक यूज ऑफ परसेंटेजेस टू शो द इम्पोर्टेंस। अच्छा, अब ये 80-20 बिल्कुल फिक्स होना भी जरूरी नहीं है, ये 75-25 भी हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है, लेकिन जो नाम से जिस फेमस है जो हम लिंक करते हैं वो एक्चुअली 80-20 के रूल से ये बहुत फेमस है। A Pareto chart may be used to analyze the causes of customer dissatisfaction, ठीक है। अब अगेन इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम कस्टमर की डिससेटिस्फैक्शन को दूर करेंगे विद द हेल्प ऑफ परीटो एनालिसिस। अब ये हमने एक एग्जांपल ली है, इसको देखते हैं। You are a part of a team responsible for the quality of BEQ, BOQ, some hotel name, ठीक है। You want to improve the service you provide but are not sure where to begin or where to concentrate your efforts. You decide to keep track of the complaint received over a 3-month period. अच्छा, अब ये एक होटल की एग्जांपल ली गई है। अब इसमें क्या इन्होंने एनालाइज किया है, इन्होंने ये देखा कि कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि इनकी जो कंप्लेंट है वो बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है, जो भी इनके कस्टमर हैं, या ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल के कस्टमर विजिट ना कर रहे हों, जो कस्टमर की जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो कम हो गए हों, ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा कस्टमर आते हों आपके होटल में, स्टे करते हों लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लेकिन अब वो कम हो गए हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ फीडबैक कलेक्ट किया अपने कस्टमर्स से, ठीक है। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल ली है वो उन्होंने
ली है 3 मंथ्स के डाटा की, यानी 3 मंथ्स फरवरी, मार्च और अप्रैल का डाटा कलेक्ट किया और उन्होंने ये देखा कि जो हमारे कस्टमर हैं उनकी जो कंप्लेन है वो किस टाइप की है। ठीक है, देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ टाइप ऑफ दैट कंप्लेन, लेकिन मे बी इन्होंने सिर्फ समझाने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कुछ 8-10 प्रॉब्लम्स ली हैं और बताया कि हमें इस किस्म की कंप्लेन मिली। ठीक, फॉर एग्जाम्पल लाउड स्टीरियो नॉइज आफ्टर 11 o'clock। अब ये आप टेबल को अगर देखें तो आपको आइडिया होगा कि ये वाली जो पर्टिकुलर कंप्लेन है ये फरवरी में 30 कस्टमर्स से मिली, मार्च में 50 से मिली, अप्रैल में 17 लोगों से मिली। ठीक, सेकेंड वन इनसफिशिएंट हॉट वाटर, फरवरी में 23 लोगों को ये कंप्लेन थी, मार्च में 20 को थी, अप्रैल में 11 को थी। टॉवल्स टू स्मॉल और थिन, टॉवल से रिलेटेड कंप्लेन हो गई। इनएडिक्वेट लाइटिंग, लाइटिंग का इशू था। पुअर क्वालिटी टीवी रिसेप्शन, यानी जो कमरे में टीवी प्रोवाइड किया गया था उसकी क्वालिटी रिसेप्शन की बहुत ख़राब थी। वॉर्न आउट फर्नीचर, यानी फर्नीचर बहुत ख़राब था, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं थी, टूटा हुआ था, कुछ भी था। इनसफिशिएंट स्टोरेज स्पेस, या जो वो रूम प्रोवाइड कर रहे थे अपने कस्टमर को उसमें स्टोरेज स्पेस नहीं थी, कम थी, यूँ समझे जो कबर्ड्स वगैरह प्रोवाइड की गई थी मे बी वो छोटी होंगी या एडिक्वेट नहीं होंगी। कॉकरोचेस, यानी उनके कमरे में कॉकरोचेस का बहुत इश्यू था, ये वाली कंप्लेन भी काफ़ी सारी रिसीव हुई। रूम्स टू वार्म और टू कोल्ड, यानी जो टेम्परेचर की मैनेजमेंट है रूम में वो ठीक से नहीं थी, वो प्रॉपर नहीं थी, या तो मे बी बहुत गर्म टेम्परेचर हो जाता होगा वहाँ का या बहुत ठंडा होगा, इस किस्म की। तो अब आप देखिए जो लास्ट कॉलम है उसमें हर कंप्लेन का ना इन तीनों मंथ्स के डाटा को ऐड कर दिया गया है। लाइक फर्स्ट वाली आप देखें 30 + 50 + 17, यानी टोटल 97 कंप्लेंट हमें रिसीव हुई। नंबर 1 जो हमारे पास लाउड स्टीरियो नॉइज है फॉर 3 मंथ्स डेटा। ठीक, सेकेंड वन इनसफिशिएंट हॉट वाटर की जो कंप्लेंट हमें रिसीव हुई पूरे 3 महीनों में वो है 54। देन टॉवल से रिलेटेड 32, लाइटिंग से रिलेटेड 350 एंड सो ऑन। और अगर आप इसका थोड़ा सा एनालिसिस करें तो सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट हमें मिली है इन 3 मंथ्स में वो है 962, दैट वर रिलेटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ कॉकरोचेस, यानी उनके जो रूम्स होंगे उनमें कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा होंगे जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा कंप्लेंट आई हैं। ठीक, तो अब क्या इन्होंने किया, इस प्रॉब्लम को किस तरह से इसको टारगेट किया कि सबसे पहले तो टोटल कंप्लेंट देखी, सम किया उनको, और फिर अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने फिर इसको कर दिया है एक ऑर्डर में। ठीक, यानी जो सबसे ज्यादा कंप्लेंट हमें मिली है दैट वाज अबाउट द कॉकरोचेस, कंप्लेंट नंबर 1 इसको आप कहते हैं फिलहाल। इसको फिर सेकेंड नंबर पे जो आ रही है कंप्लेंट 505 कंप्लेंट है वो उससे टेम्परेचर से रिलेटेड। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो आ रही है वो है इनएडिक्वेट लाइटिंग, लाइटिंग से रिलेटेड एंड सो ऑन। आपने इसको ना एक डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लिया डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स के हिसाब से। जो आपको थर्ड कॉलम नजर आ रहा है परसेंट का, वो टोटल परसेंटेज निकाल ली, जैसे निकालते हैं कि जितनी कंप्लेंट है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट जो कि 2225 है। तो वहां से आपको पता चल गया कि अच्छा 43.2% जो है वो नंबर 1 कंप्लेन है, 22.7 ये नंबर 2 वाली कंप्लेन है, 15.7 नंबर 3 एंड सो ऑन। जो लास्ट कॉलम आपको नजर आ रहा है दैट इज कम्युलेटिव परसेंटेजेस, वो भी आप लोगों ने कभी यकीनन निकाली होंगी। यानी आप हर जो कंप्लेन है जब आप सेकंड वाली की बात करते हैं तो ऊपर वाली के साथ उसको ऐड कर देते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे जो है कंप्लेन वो 43.2 है, जब आप नीचे वाले की बात करेंगे यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड जो है तो वो 22.7 है, 22.7 प्लस 43.2 विल गिव यू 65.9, यानी इन दो का जो कम्युलेटिव परसेंटेज है वो 65.9 बन गया। जो थर्ड वन को जब आप ऐड करेंगे 65.9 प्लस 15.7 दैट विल गिव यू 81.6, यानी इन तीनों पहली तीनों कंप्लेंट का जो कम्युलेटिव बन रहा है दैट इज 81.6 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपने टोटल ऑलमोस्ट 100% तक का कम्युलेटिव परसेंटेज निकाल लिया। अब इस डाटा का हमने क्या करना है, अब हम इसको करेंगे प्लॉट। प्लॉट किस तरह से करेंगे कि एक्स एक्सिस पे आपने लिखी है सारी कंप्लेन और वाई एक्सिस कौन से टाइप की कंप्लेंट है, वाई एक्सिस पे आपने नंबर ऑफ कंप्लेंट्स लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस पे टाइप ऑफ कंप्लेंट है, और फिर आपने इसको इसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपने भी टेबल बनाया था कि सबसे टॉप पे सबसे मैक्सिमम कंप्लेंट रखी एंड देन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आपने देखा कि अब आपने इसको प्लॉट कर लिया। ठीक, एक ऑर्डर में। तो अब अगर थोड़ा सा इसका एनालिसिस किया जाए तो आप ये देख सकते हैं कि जो फर्स्ट 3 कंप्लेंट है यानी कि जो कॉकरोचेस से रिलेटेड प्लस टेम्परेचर और देन लाइटिंग से रिलेटेड पहली 3 वो मैक्सिमम परसेंटेज दे रही है हमें। ठीक है, जिसपे यहाँ पे एरो से आपको ब्रेक पॉइंट लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक, अब इसी को आप टेबल से भी दोबारा देख सकते हैं वापस अगर यहाँ से नहीं क्लियर हो रहा तो, कि आप ये देखें
कि अगर आप फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व कर लेते हैं, इट मींस यू हैव सॉल्व्ड 81.6% ऑफ योर प्रॉब्लम। ठीक, यानी अगर टोटल 100% आपकी बन रही है तो ऐसा नहीं है कि आप कहें कि चलो कहीं से भी रैंडमली स्टार्ट कर दें कि चले हम फर्नीचर को पहले ठीक करने की कोशिश करते हैं, फिर आप कह लें कि अच्छा चलो अब थोड़ा सा हॉट वाटर की अवेलेबिलिटी पे फोकस करते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि अच्छा सबको इकट्ठा शुरू कर दिया। तो एक्चुअली परेटो एनालिसिस आपको ये हेल्प आउट करता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल 10 12 15 20 इतने टाइप के इश्यूज हैं। ठीक, तो कौन से वाले इश्यूज हैं जिनको आपको सबसे पहले एड्रेस करने की जरूरत है। तो जो मैंने अभी पीछे कहा था ना, इट सेपरेट्स द वाइटल फ्यू विद द ट्रिवियल मैनी। ठीक है, यानी बहुत सारे हैं रीजंस लेकिन उनके इफेक्ट कम है, और जो कम है लेकिन उनके ज्यादा इफेक्ट आ रहा है वो उसको हाईलाइट कर लिया। अब आप देखें सिर्फ है ये टोटल 1 2 3 4 5 8 10 के करीब कंप्लेंट्स हैं, लेकिन अगर आप पहली 3 प्रॉब्लम्स को अटैक करेंगे या स्टार्ट टारगेट करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो आपकी 80 मोर देन 80% प्रॉब्लम्स जो हैं या इश्यूज जो हैं या कंप्लेंट्स जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले जो मैनेजमेंट है उनको इन प्रॉब्लम्स को फोकस करना चाहिए। ठीक है, यही चीज यहाँ पे ग्राफ पे भी मेंशन है। So attacking the problems to the left of the breakpoint will have the greatest payoff. In fact, if you solve these problems, you will have dealt with almost 81.7% of the deficiencies that are uncovered in your customer survey. और ये चूंकि आप खुद से नहीं कह रहे, आपने अंदाजा नहीं लगाया कि हमें इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, आपने ये डिसीजन लिया ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर सर्वे। ठीक, therefore this is where you should concentrate your initial efforts. Later, you can do another Pareto analysis which will probably show some of the lesser problems becoming more dominant. यानी फॉर एग्जांपल अब आप जाहिर है कि पहली 3 प्रॉब्लम को फॉर एग्जांपल सॉल्व कर लिया आपने, तो ओवरऑल तो ठीक है आपकी कंप्लेंट कम हो जाएंगी, लेकिन अब आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम बाकी प्रॉब्लम्स को भी तो देखना है। फिर आप ये कर सकते हैं कि एक नया परीटो एनालिसिस बनाएं। ठीक, परीटो एनालिसिस बनाएंगे या दोबारा से सर्वे भी ले सकते हैं, और फिर उसकी बेस पे आपने ये देखना है कि अब नेक्स्ट आपकी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आपको टारगेट करना है। ठीक है, तो अब बजाय इसके कि आप रैंडमली हैपोजेटली डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दें, आपने आइडेंटिफाई की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, उसके लिए फिर आप हो सकता है कोई 2 3 4 लोगों की एक टीम बनाएं और उस टीम को एक टास्क असाइन करें जो कि फिर इन प्रॉब्लम से डील करे। और स्टार्ट में जनरली आपके पास फाइनेंसेस भी इतने नहीं होते कि आप हर प्रॉब्लम को इकट्ठा स्टार्ट कर दें सॉल्व करने के लिए, और फिर कोई एक प्रॉब्लम भी ठीक तरीके से सॉल्व ना हो सके। तो दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ परेटो एनालिसिस। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं दैट इज अनदर टूल ऑफ क्वालिटी, दैट इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज में भी बनाया होगा, स्पेशली प्रोग्रामिंग में या मे बी माइक्रो प्रोसेसर वाले कोर्स में, जब आप फ्लो बता रहे होते हैं। ठीक है, आपने स्टेप्स बताने होते हैं जबकि क्या क्या प्रोसेस था, डिसीजन क्या हुआ और फिर फ्लो कैसे चला किसी भी प्रोसेस का। इट इज अ ग्राफिकल पिक्चर ऑफ अ प्रोसेस। अच्छा, अब कुछ जो चीजें होती हैं फ्लो चार्ट बनाने से पहले जो आपने देखनी होती हैं वो क्या, यू हैव टू डिफाइन द सिंबल्स बिफोर बिगनिंग, देन स्टे कंसिस्टेंट विद दोज सिंबल्स, and you have to check that the process is accurate. अब जो अभी हमने जैसे एक एग्जांपल ली थी पिज़्ज़ा सर्विसेज की, उसी का ये फ्लो चार्ट बनाया गया है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। वैसे तो ये बहुत इजी है अंडरस्टैंड करना कि आपने ये जो विंडो है ये आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, जहाँ पे आप ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद टेक कस्टमर ऑर्डर लिया, मनी आपको रिसीव हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो आप वापस एरो जा रहा है। ठीक है, आप पेड करेंगे पेमेंट का। उसके बाद यू विल कलेक्ट पिज़्ज़ा। ठीक है, पिज़्ज़ा रिसीव हो गया आपको। देन ये 2 पाइस की एग्जांपल लिए, जैसे फॉर एग्जांपल पीछे हमने किया था ना वो वाला जो अभी एक टूल लगाया था, उससे हमने आइडेंटिफाई किया था हिस्टोग्राम से कि सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर्स हमें रिसीव हो रहे हैं वो 2 पिज़्ज़ा स्लाइसेस के हो रहे हैं। तो उसी का ये आगे लेके चले हैं, उसका फ्लो चार्ट बना रहे हैं कि अच्छा 2 पाइज या 2 पिज़्ज़ा के स्लाइसेस की अवेलेबिलिटी है या नहीं। नो, देन यू विल पुट मोर इन द ओवन। ठीक है, अंटिल यू गेट सम पिज़्ज़ा। इफ यस, देन टेक टू द कस्टमर, उसको आप फिर पैक करके कस्टमर तक ले जाएंगे। आपने देखना है कि टाइम क्लोजिंग टाइम तो नहीं आ गया। इफ यस, देन यू विल लॉक अप, यू विल क्लोज द विंडो। Otherwise, if no, then you will again go toward the window and receive the next order. तो यानी ये सिंपल एक प्रोसेस बता रहा है फ्लो चार्ट, यानी कैसे आपका जो है वो कोई भी प्रोसेस कैसे काम कर रहा है। ठीक है, जैसे आप ये एग्जांपल लेनी ज़रूरी नहीं, बहुत से डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लाइक एडमिशन प्रोसेस आपका जैसे है, किसी भी डिपार्टमेंट का
कोई इंडक्शन का प्रोसेस कैसे काम कर रहा है, ठीक है, कि अगर हायरिंग होनी है तो क्या क्या स्टेप्स होंगे, किस किस तरीके से होगी। जैसे हमने HRM में पढ़ा था कि एडवर्टाइज किया, बल्कि एडवर्टाइज से भी पहले आपने फोरकास्टिंग की, उसके बाद एडवर्टाइज किया, एडवर्टाइज करने के बाद एप्लीकेशन रिसीव हुई, उनकी स्क्रूटनी हुई, फिर आपने स्क्रीनिंग की मे बी विद द हेल्प ऑफ सम टेस्ट, इंटरव्यूज, मेडिकल चेक, साइकोलॉजिकल टेस्ट, और फिर रेफरेंस चेक और ये सारा कुछ, फिर ओरिएंटेशन। इस तरह से आपका एक पूरा का पूरा हायरिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। सिमिलरली आपकी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, उसका अपना फ्लो चार्ट होगा कि आपने अगर कोई इक्विपमेंट परचेज करना है, कोई और आइटम लेना है, तो किन किन स्टेप से होके वो गुजरेगा। पहले आइडेंटिफाई करना है, बजट देखना है, फिर उसको एडवर्टाइज करना है, टेंडर करना है, कोटेशंस मिलेंगी, उनकी स्क्रूटनी होगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हर प्रोसेस, आप इवन खुद से कोई काम कर रहे हैं, आपने अपना कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है, आप उस प्रोजेक्ट के लिए अपना फ्लो चार्ट बना सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अच्छा ये मेरे स्टेप होंगे, इतना इतना टाइम लगेगा, और इन सारे के सारे प्रोसीजर्स से होकर फिर मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होगा। ठीक, तो ये बहुत आसान सा टूल है, लेकिन ये भी आपको बहुत हेल्प आउट करता है किसी भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या उसको ज़्यादा इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए। अच्छा, अब ये भी एक देख लेते हैं, एक और, ये इससे भी आप लोग फेमिलियर होंगे पहले, स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट इज टू डायमेंशनल XY प्लॉट भी इसको कहते हैं। इट इज़ यूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान कोई रिलेशनशिप है या नहीं, अगर है तो किस किस्म का है। आइदर इट कैन बी अ पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है, यानी एक को इंक्रीज करें तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। इट कैन बी अ नेगेटिव कोरिलेशन, लाइक if one variable is increasing other will be decreasing, ठीक है। and it might there might have been no correlation, यानी आपके बिल्कुल स्कैटर किस्म के पॉइंट्स आ रहे हैं, डाटा पॉइंट्स, इसका मतलब है कोई आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। तो स्कैटर प्लॉट्स आपको हेल्प आउट करता है कि अगर दो वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप है तो उसकी बेस पे आप नेक्स्ट कोई और डिसीजन ले सकते हैं ड्यू टू दैट रिलेशनशिप, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अब वही एग्जाम्पल लेके चले हैं। दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ स्कैटर प्लॉट बिटवीन टू वेरिएबल्स, द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पिज्जा स्लाइसेस और पाइज और द कुकिंग टाइम, ठीक। अच्छा, कुकिंग टाइम आप देखें 10 मिनट्स से स्टार्ट किया और ये लेके जा रहे हैं 75 मिनट्स तक। और यहाँ पे ये देखा है कि इन पर्टिकुलर मिनट्स में अगर आप अपने पिज़्ज़ा को जो है वो बेक करते हैं तो कितना टाइम लगता है, या टाइम नहीं लगता, सॉरी, कितने पीसेस आपके या कितने पिज्ज़ाज जो हैं वो डिफेक्टिव आ रहे हैं। अब डिफेक्टिव की फिलहाल हमने डेफिनेशन नहीं देख रहे, जो भी कंपनी है, जो भी ऑनर है, उन्होंने जो भी डिफाइन किया हुआ अपना क्राइटेरिया, मे बी उसकी क्रिस्पीनेस को देख रहे हो, उसके कलर को देख रहे हो, या मे बी उसके टेस्ट को से भी थोड़ा सा आइडिया ले रहे हो कि किस चीज़ को ये डिफेक्टिव कह रहे हैं। बस अब ये हमने फिलहाल कह दिया कि जो भी क्वालिटी की स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रही उसको हम डिफेक्टिव का वर्ड यूज़ करें उसके लिए। तो ये इन्होंने देखा है कि अच्छा कितने पिज़्ज़ाज जो हैं वो डिफेक्टेड होते हैं अगर हम इनका कुकिंग टाइम इस पॉइंट से सेट करें तो जब इसको प्लॉट किया कुकिंग टाइम को अगेंस्ट द डिफेक्टिव पिज़्ज़ाज, तो ये हमें कुछ इस तरह से डाटा पॉइंट मिले 1 2 3 4 5 6 7। जब इन 7 पॉइंट्स को प्लॉट किया तो ये देखा गया कि ऑलमोस्ट एक लीनियर रिलेशनशिप बन रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन पे नहीं आ रहे पॉइंट्स, लेकिन दे आर क्लोज टू द पॉइंट। इट मीन्स हम थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया हो रहा है कि कुछ कुछ डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब है कि अच्छा, आपने अब कुकिंग टाइम को इंक्रीज नहीं करना, जितना आप इंक्रीज कर रहे हैं आपके जो नंबर ऑफ डिफेक्टेड पाइज हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने एक टेम्परेचर सेट करना है, ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल जीरो पे ही ले जाओ ऑब्वियसली और आपका कुक ही ना हो पिज़्ज़ा। तो आपने एक डिटरमिन करना है वो पॉइंट या वो टेम्परेचर जिस पे आपको बेस्ट रिजल्ट मिल रहे हैं और उसको फिर आपने एज ए स्टैंडर्ड यूज करना है। लेकिन यहाँ से कम आपको ये आइडिया हो रहा है कि जितना इंक्रीज कर रहे हैं उतने आपको डिफेक्टेड पीसेस मिल रहे हैं। तो इसको देखते हुए फिर आप अपना फर्दर डिसीजन ले सकते हैं कि अब टेम्परेचर आपने कहाँ पे सेट करना है। So what does this tell the management about the processes? That you can make improvement, quality related improvement in the preparation of pizza by adjusting the temperature. अच्छा, इसके अलावा जो है ये हमारी चेक शीट्स हैं जो कि मैं अभी बता देती हूँ जी। चेक शीट्स की फर्दर 3 कैटेगरीज बनती हैं, प्रोसेस चेक शीट, डिफेक्ट चेक शीट और स्ट्रैटिफाइड डिफेक्ट शीट्स। अब जो फर्स्ट नंबर पे चेक शीट है उसको हम देखते हैं। अ प्रोसेस चेक शीट इज कंस्ट्रक्टेड बाय लिस्टिंग सेवरल रेंजेस ऑफ मेजरमेंट वैल्यूज एंड
रिकॉर्डिंग अ मार्क फॉर द एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस। अब ये जो चेक शीट है, ये थोड़ी सी जो आपने एग्जांपल ली है वो हमने ली है कि कोई कुछ मेजरमेंट्स हम ले रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ बना रहे हैं और जो मेजरमेंट्स हैं उसकी रेंजेस डिफाइन किए हैं। लाइक फर्स्ट वाले को आप देखें, 0.990 से 0.995 के दरमियान की रेंज है। जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, कोई भी टूल बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो इतने इंचेस के अंदर कितने आइटम्स आ रहे हैं, वो आगे वाले कॉलम में लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना 4 टिल्टेड लाइंस 1 2 3 4, इसका मतलब है कि 4 आइटम्स जो थे, जो हमने जो पार्ट्स हमने बनाए, ठीक है, ये ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज होता है, कि वो जो पार्ट्स थे ना वो इस रेंज में आ रहे थे 4 पार्ट्स। जो सेकंड रेंज है मेजरमेंट की, उसमें हमारे पास 5 पार्ट्स आ रहे हैं। ये फ्रीक्वेंसीज लिखने का तरीका होता है चेक शीट पे कि 4 लाइंस डालकर उसके ऊपर एक क्रॉस लगा रहे, तो इसका मतलब है ये 5 हो गए। फिर आप एक अगला 4 का सेट बनाएंगे, ठीक है। तो इस रेंज में 5 पार्ट्स आ रहे थे। जो थर्ड रेंज है 1.001 से 1.005 इंचेस की, उसमें आ रहे हैं हमारे पास 5 6 7 8 9, यानी 9 पार्ट्स जो है वो इस रेंज में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। कि जब भी आप कोई पार्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, तो बेशक आपने कोई एक फिक्स वैल्यू रखी हुई हो, फॉर एग्जांपल मे बी 1 इंच का कुछ आप टूल कोई पार्ट डेवलप करें, कोई मैन्युफैक्चर करें, तो वो कभी भी एग्जैक्टली 1 इंच की नहीं बनती, ठीक है। मे बी उसमें डेविएशन आए, फिर उसकी टॉलरेंस लेवल देखा जाता है कि कितना टॉलरेंस लेवल है हमारे लिए, कौन सा लेवल एक्सेप्टेबल है। तो प्लस माइनस कितना है, जैसे आप रेसिस्टर की वैल्यू पढ़ते हैं ना कि अच्छा रेसिस्टर दिस इज 1 किलो ओम रेसिस्टर विद प्लस माइनस 5%, तो आप देख सकते हैं कि अच्छा वो अगर 1 किलो ओम का है, तो मे बी उसकी टॉलरेंस लेवल ऐसी है कि वो अच्छा 0.95 या 0.99 से होके 1.001 में भी, इस तरह से कोई भी रेंज हो सकती है जो कि आप उसकी टॉलरेंस वाली परसेंटेज से निकाल सकते हैं, यानी उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अच्छा अगर आप कोई पार्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो एग्जैक्ट मेजरमेंट्स उसकी नहीं होंगी, हमेशा उसमें कुछ चेंज आ सकता है। तो हम ना डिफरेंट जो पार्ट्स मैन्युफैक्चर उनका डाटा कलेक्ट करें कि कितनी रेंज में कितने पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि फॉर एग्जांपल जो 1 2 3 फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर की जो रेंज डिफाइन की है, उसमें हमारे पास जो पार्ट बन के आए हैं वो हैं 5 और 5 10 12, यानी 12 पार्ट्स इस रेंज के बने हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट रेंज है उसमें 4 पार्ट्स बने हैं, लास्ट वाली के जो रेंज है उसमें सिर्फ 2 पार्ट्स बने हैं। तो ये जो चेक शीट्स है ये आपको थोड़ा सा ये एडवांटेज देते हैं कि आप ये एक तो डाटा कलेक्ट करते हैं डिफरेंट रेंजेस का, कि आपके का जो पार्ट बना है उसकी रेंज कितनी है और उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। तो फिर वो फ्रिक्वेंसी आपको हेल्प आउट करती है कि अच्छा इस रेंज के जो पार्ट्स हैं वो ज़्यादा बनाए गए हैं या बन के आए हैं आपको। फिर आप उसका एनालिसिस करते हैं कि उसके बनने के क्या रीजंस हैं। जैसे जैसे यहाँ पे अब ये इसका फर्दर एनालिसिस किया है कि जो हमने एग्जांपल ये ली है कि किसी कोई क्लॉथिंग कंपनी है, ठीक है, उसमें उन्होंने बता दिया है कि डिफेक्ट, जैसे पीछे हमने रेंजेस की बात की थी ना, उसी वाले इन्हीं चेक शीट्स को हम डिफरेंट पर्पस या डिफरेंट एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको आइडिया हुआ था रेंजेस का कि मैक्सिमम जो आपको पार्ट्स बन के आ रहे हैं वो इस रेंज में आ रहे हैं, तो इसका क्या रीजन है, ठीक है। आपने फिर देखना है, इसका एनालिसिस तरह से करना है कि आप उस इक्विपमेंट को देखेंगे कि क्या उस इक्विपमेंट को ट्रबल शूटिंग की जरूरत है, क्या उसका मे बी कोई बड़ी सी मशीनरी है, तो उसमें कोई उसका एक ऐसा पार्ट है या उसका कोई एक ऐसे ऐसा प्रोसेस है कि जहाँ पे कुछ मैक्सिमम हमें रेंजेस इस रेंज में बने हुए पार्ट्स मिल रहे हैं। तो उसका फिर डिटेल एनालिसिस किया जाता है, टूल ऑपरेशनल एक्टिविटीज उसकी देखी जाती हैं, और फिर जो ऑपरेटर होता है उसका भी जो है वो एनालिसिस किया जाता है। फिर देखा जाता है कि ऐसा क्या वजह है कि इस रेंज में हमें मैक्सिमम पार्ट मिल रहे हैं, और फिर उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इसी टाइप की चेकशीट जो है वो, जो हम एग्जांपल अभी बात कर रहे थे कि एक क्लॉथिंग कंपनी की है, वहाँ पे वो देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट्स हमें मिल रहे हैं, जो यहाँ पे इन्होंने रैंडमली कुछ नाम लिख दिए हैं कि डर्टी, ब्रोकन स्टिचिंग, यानी कहीं से स्टिचिंग ब्रेक हुई हुई है, इनकंसिस्टेंट मार्जिन, यानी जो मार्जिन आप बना रहे हैं उस पर्टिकुलर क्लॉथ का, ठीक है, या कोई कोई कपड़े की कोई भी चीज़ बनी हुई हो सकती है, उसका मार्जिन जो है उसमें सिमेट्री नहीं है, रिंकल्स पड़ रहे हैं, या कहीं लॉन्ग थ्रेड मिल रहा है आपको, पैडिंग शेप के इश्यूज हैं, ऑफ सेंटर है, सेंटर से हट जाती है उसकी सिलाई जो भी है, स्टिच पर इंच, यानी पर इंच जो स्टिचिंग है उसमें कोई इशू आ रहा है, और अदर्स मीन डिफरेंट टाइप के एरर्स जिनको हम डिफेक्ट्स कह रहे हैं। उनकी आपने फ्रिक्वेंसी नोट की, जो आपको काउंट का कॉलम नजर आ रहा है यहाँ पे, और फिर आपने जब इनको काउंट किया और उसका स्कोर लिखा, तो आपको आइडिया हुआ कि अच्छा डिफरेंट टाइप के हमें स्कोर मिल रहे हैं, 12 42 15 30 10 एंड सो ऑन। तो जो मैक्सिमम टाइप का डिफेक्ट हमें मिल रहा है, सबसे ज्यादा डिफेक्ट वो ब्रोकन स्टिचिंग का मिल रहा है।
फिर आप इसके लिए पूरी टीम बनाते हैं और देखते हैं कि अच्छा ये जो ब्रोकन स्टिचिंग वाला इशू है इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम डिफेक्ट जो है वो हमें इस टाइप के मिल रहे हैं। अभी फॉरन से आप पैडिंग शेप जिसके सिर्फ 8 हमें डिफेक्ट्स मिले हैं बहुत बड़ा डाटा कलेक्ट करने के बाद, तो फॉरन से आप उसको टारगेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको देखें आइडिया हो रहा होगा कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हैं इन सारे के सारे टूल्स में। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, कि आप किसी मैन्युफैक्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं, आप किसी सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं, या कोई और सेक्टर है, ठीक है, तो आपके जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें कौन सा जो टूल है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, फिर आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। फिर आप एनालिसिस करेंगे और टीम बनाएंगे और ये देखेंगे कि अच्छा जो हमारे पास ब्रोकन स्टिचिंग का इशू आ रहा है इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। अगेन इसमें भी आप अपनी जो भी मशीनरी है उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं, प्लस आपके अपने ऑपरेटर का भी आ जाएगा कि वो हो सकता है उसको उस मशीन को यूज़ करना ना आता हो ठीक से, तो वो चीज़ें फिर देखी जाती हैं। दिस चेक शीट स्ट्रेटिफाई पर्टिकुलर डिफेक्ट टाइप। अच्छा ये अब दूसरी टाइप की चेक शीट की बात हो रही है। These check sheets stratify a particular defect type according to logical criteria. This is helpful when the defect check sheet fails to provide adequate information regarding the root cause of or causes of a problem. यानी हर सिचुएशन में जब भी हमने पीछे चेक शीट देखी वो ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ उनसे हमारा काम हो जाए या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बाज़ जगह पे आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है, उसकी हेल्प से फिर आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड चेक शीट। अब इसके लिए जो एग्जांपल ली है वो क्या है, वो किसी पेंट कंपनी की है। द पेंट टीम इन अ कार मैन्युफैक्चरर हैड द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्कवरिंग एंड रिमूविंग द मेन कॉजेज ऑफ पेंट ब्लेमिशेस इन डोर्स। एक कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, ठीक है, उसमें जो पेंट की जो रिस्पॉन्सिबल टीम है उनको इन्होंने टारगेट किया है, जिनका क्या ऑब्जेक्टिव है, उन्होंने ये देखना है कि अच्छा जब आपकी जो गाड़ी है उसके दरवाजे का पेंट किया जाता है तो वहाँ पे कुछ पेंट ब्लैमिश कर रहा है, ठीक है, यानी पेंट बहुत स्मूथ नहीं है, उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं। अब वो इश्यूज क्या क्या हैं वो यहाँ पे हम देखते हैं, और मैं 2 मिनट की ब्रेक के बाद आगे से कंटिन्यू करती हूँ। जी, ये जो हम चेक शीट की एग्जांपल ले रहे हैं, अब इसमें हमने जो ये देखना है कि जो हमारी कार के डोर का पेंट में इश्यूज आ रहे हैं वो किस किस्म के हैं, ठीक है। ये सिंपल एक डोर पेंट चेक शीट बनाई गई है, इस पे डेट है, पेंट रोबोट नंबर है, जिस मशीन के थ्रू आप पेंट करें उसका कोई नंबर है, उसका बैच नंबर है, ऑपरेटर का नाम लिखा हुआ है जो उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है, राइट, शीट नंबर है एंड ऑल दैट। अब ऊपर जो आपको नजर आ रहा है डोर्स पेंटेड, यानी कितने डोर्स पेंट किए और उसकी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, ठीक है। लाइक यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एक 5 का सेट है, फिर एक 5 का सेट है, यानी टोटल आपने गाड़ी के जितनी भी गाड़ियों की हम एग्जांपल ले रहे हैं, टोटल 10 दरवाजे पेंट हुए और उनसे जो डाटा कलेक्ट हुआ है वो नीचे लिखा हुआ है। अच्छा जो नीचे जो सेकंड वाला टेबल है उसमें आपके ना डिफेक्ट टाइप लिखी हुई है, लाइक फर्स्ट वन इज बबल, जिसका सिंबल सर्कल से शो हुआ है, यानी जो बबल कहीं बन जाते हैं ना पेंट अगर करें तो उस टाइप का सिंबल बनाए और आगे उसका काउंट लिखा है, यानी कितने हमें प्रॉब्लम मिले हैं इस टाइप के डिफेक्ट के, ठीक। सेकंड नंबर पे रन, यानी बाज दफा जैसे पेंट थोड़ा सा कहीं बहना शुरू हो जाता है उस टाइप की सिचुएशन है, तो उस टाइप का के लिए इन्होंने ट्रायंगल का सिंबल यूज किया है और उसके लिए जो हमें काउंट है वो आगे लिखा हुआ है। स्कफ को आपने इन्होंने रेक्टेंगल से शो किया हुआ है।
स्कफ यानी जैसे बाज जगह आप पेंट करते हैं तो वो बहुत स्मूथ नहीं होता, एक रफनेस सी आ जाती है, स्कार सा पड़ जाता है, वो एक डिफेक्ट टाइप के इन्होंने नोट कर लिया। अब आगे जो थर्ड कॉलम है उसमें सबके काउंट लिखे हुए हैं। लाइक जो बबल वाला टाइप का डिफेक्ट है वो इन्हें मिला है कितने डाटा सेट में, 5, 10, 15, 16, 17, यानी 17 इस टाइप के डिफेक्ट मिले हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रन वाला प्रॉब्लम जो है वो आया हमें 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स पे, ठीक है। और जो स्कफ है वो मिला है 4 पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। तो सिंपल ये डाटा पॉइंट्स की एग्जांपल ये कि अच्छा इतनी जगह पे हमें ये डिफेक्ट मिला है, ये वाला पर्टिकुलर डिफेक्ट, और साथ तो इन्होंने उसकी जो है वो पिक्चर भी बनाई भी है, ठीक। तो इसको जब एनालिसिस किया गया इस तरह से तो क्या इंफॉर्मेशन हमें मिली, ठीक है। अब इसको फिगर इसलिए जरूरी है क्योंकि फिगर से ही आप देखें ये हमें रिजल्ट मिल रहे हैं कि पेंट बबल्स वर द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एंड वर इन्वेस्टिगेटेड फर्स्ट। अब आप ये देखें कि जो फर्स्ट वाला डिफेक्ट है यानी बबल बनने वाला, वो सबसे ज्यादा हमें मिल रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब है सबसे पहले हमें इसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। ऑल द और टाइप के भी डिफेक्ट्स हैं। The group led the team to investigate the paint programming, where it was discovered that the paint robot was hesitating at the corners. अब जो टीम इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी, ठीक है, जो पेंट का प्रोग्रामिंग लाइक खुद से मैनुअल नहीं था, मे बी कोई मशीन होगी जिसमें प्रोग्रामिंग की गई होगी कि अच्छा इस तरीके से डिटेक्ट करना है, यूं पेंट करना है, ठीक। कि इट जो आपका पेंट रोबोट था या मशीन थी, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इट वाज हेजिटेटिंग एट द कॉर्नर्स। ये चीज़ आपको फिगर से भी नजर आएगी, ठीक है। कि आप देखिए जो बबल्स बन रहे हैं, ये जो डोर के कॉर्नर्स हैं वहां पे एक्चुअली कुछ मसला आ रहा है, सेंटर में कम बबल्स हैं और बाकी जगहों पे एज कम्पेयर टू द कॉर्नर्स, यानी कॉर्नर्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, या तो वो रोबोट या कुछ उसकी प्रोग्रामिंग का इशू है कि आप देखें ये जो बबल वाला प्रॉब्लम है या जो डिफेक्ट है वो कॉर्नर्स पे ज्यादा विजिबल है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा यानी अब इसके लिए इन्होंने फिर क्या इन्वेस्टिगेशन की और क्या जो है वो डिसीजन लिया, रीप्रोग्रामिंग द रोबोट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ एरर्स। यानी उन्होंने उस पर्टिकुलर मशीन या रोबोट जिसको ये कह रहे हैं उनको रीप्रोग्राम किया और देखा कि अच्छा वो डिटेक्ट करे इजीली कि अच्छा ये अब मेरा जो डोर है उसका कॉर्नर है, अब इस कॉर्नर पे मैंने किस तरह से उसको प्रोग्राम करना है या मशीन को कैसे ऑन ऑफ करना है, किस तरह से उसका फ्लो होना चाहिए कि बबल्स ना बने, ठीक है। फर्दर एनालिसिस फाउंड दैट वेरिंग द पेंट विस्कोसिटी वाज कॉजिंग रन्स। अब जो दूसरा डिफेक्ट था वो भी इन्होंने देखा कि अच्छा जो रन्स बन रहे हैं, जो पेंट बहने वाला जो टाइप का डिफेक्ट है वो किस वजह से बन रहा है, वो पेंट की विस्कोसिटी की वजह से बन रहा है। तो उन्होंने उसकी विस्कोसिटी को भी एडजस्ट किया, तो फिर ये जो आपको ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये आप देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन जो भी है उनका कोई इस तरह से रीजन इन्होंने निकाला कि उसका ताल्लुक पेंट की विस्कोसिटी कैसे था। तो जो भी टीम थी उसने ये रिजल्ट निकाले, यानी इस पर्टिकुलर एरिया को वो टारगेट करेंगे तो होपफुली उनका ये प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो ये अब हमने देखा थे चेक शीट्स, ये मेरे ख्याल में लास्ट है, दैट इज रन चार्ट्स। रन चार्ट्स आर एक्चुअली टाइम बेस्ड, एक्स एक्सिस पे इनको बनाया जाता है, ठीक। दे आर यूज्ड टू डिटरमिन डिफरेंट ट्रेंड्स एंड साइकिल्स एंड दे एक्चुअली लुक फॉर पैटर्न्स इन द डेटा। A run chart is used to monitor the behavior of a variable over time for a process or a system. मीन्स कि हम किसी वेरिएबल को एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम देखते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहा है और फिर देखते हैं कि क्या वही साइकिल रिपीट हो रहा है आगे, तो हम उसकी बेस पे क्या कोई डिसीजन ले सकते हैं। लाइक ये वही वाली एग्जांपल है कंटिन्यू जो अभी हमने पहले पिज्ज़ा की देखी थी कि जो भी ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं फिलहाल, अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये देखा कि चूंकि वीकेंड की जैसे हम वीकेंड की बात करते हैं, उन्होंने थर्सडे का डे चूज किया हुआ है कि ये 3 कंसेक्टिव थर्सडे के ऊपर इन्होंने डाटा कलेक्ट किया कि कितने कितने टाइम पे हमें किस तरह के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ठीक। तो जो आपको एक्स एक्सिस पे नजर आ रहा है वो इन्होंने टाइम लिया हुआ है कि रात के 8 बजे से ये होल नाइट सुबह के 4 बजे तक का डेटा इन्होंने लिया है, ठीक है। तो किस टाइम पे कितने स्लाइसेस ऑर्डर हो रहे थे, तो यहाँ से इन्होंने जब 3 कंसेक्यूटिव वीक्स का डाटा कलेक्ट किया तो वहां से वो डिसीजन ले सकते हैं कि अच्छा कौन से जो आवर्स हैं वो पीक आवर्स हैं, किस किस टाइम पे ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं और किस टाइप के कितने स्लाइसेस के ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो उसकी बेस पे वो देख सकते हैं कि अच्छा पहले ये पैटर्न था, फिर सेकंड जो थर्सडे था उसको ये वाला पैटर्न था, थर्ड थर्सडे को इस टाइप का पैटर्न था। तो यहाँ से ये देख सकते हैं कि अच्छा एक पैटर्न बन रहा है, हो सकता है अगले थर्सडे को भी इस टाइप का हमें पैटर्न मिले। तो फिर उनको ये आइडिया हो सकता है कि अच्छा पीक आवर्स कौन से हैं
मे बी जब ज़्यादा फॉर एग्जांपल रात के 2 बजे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं तो फिर उस टाइम वो क्या कर सकते हैं कि वो जो अपनी मैन पावर है उस वक्त इंक्रीज कर दें, और उन्हें पता है कि अच्छा हर थर्सडे को या हर फ्राइडे को, सैटरडे, जो भी आपने दिन की एग्जांपल ली है, कि उस वक्त ये जो फॉर एग्जांपल मे बी 1-2 बजे का टाइम है या 4-3 बजे के बाद ऑर्डर्स हमें नहीं मिल रहे होते जनरली, तो उस वक्त वो अपनी मैन पावर को कम कर सकते हैं। तो यहाँ से एक तरह का रन चार्ट मीन आप एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि उसमें पैटर्न्स तो नहीं कोई बन रहे, कोई पैटर्न्स, कोई ट्रेंड आपको नजर आ रहा हो कि अच्छा ये कंटिन्यूटी है जो हर दफा में मिल रही है, तो उसकी बेस पे भी आप डिफरेंट डिसीजन ले सकते हैं जो कि इन द एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट में आपको हेल्प आउट कर सकती है। अच्छा, अब रन चार्ट की एक और एग्जांपल है जिससे शायद आपको थोड़ा बेहतर समझ आ जाए, जो एक बैंकिंग सेक्टर की ली गई है। A payment processing manager is checking a recently hired associate error rate for the month of March. एक कोई बैंक है जिन्होंने एक एसोसिएट हायर किए हैं, ठीक है, और जो क्या जिनकी क्या ड्यूटी है, दैट डील्स विद पेमेंट प्रोसेसिंग, यानी वो पेमेंट के जो इश्यूज होते हैं उनसे डील करते हैं, ठीक। अच्छा, अब जो उनके मैनेजर हैं वो ये देख रहे हैं कि जो उन्होंने रिसेंटली हायर्ड एसोसिएट किए हैं वो उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा एरर्स रिसीव हो रहे हैं, यानी वो मे बी ट्रेंड नहीं है या शायद नए आए हैं और पहले कहीं एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एरर्स होते हैं उनकी पेमेंट की जो प्रोसेसिंग होती है। तो एक कंप्लीट मंथ का डाटा कलेक्ट किया, ठीक, कि इस मंथ में कितने टाइप के कितने एरर्स किए पेमेंट से रिलेटेड इस पर्टिकुलर एसोसिएट ने, और उसका फिर एक ग्राफ बना लिया। अब आप देखें ये 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का डेटा है, ठीक है। इसमें इन्होंने मेरे ख्याल में सॉरी वीकेंड का भी डाटा डाला हुआ है, हर जगह का डाटा डाला हुआ है, हर डे का डाला हुआ है। और जो आपको वर्टिकल एक्सिस पे नजर आ रही है वो है नंबर ऑफ एरर्स, यानी कितनी मिस्टेक्स हुई थी जो पेमेंट से प्रोसेसिंग इस बंदे ने की थी, इस एसोसिएट ने की थी पूरे महीने में, ठीक है। तो वैसे तो इतनी मिस्टेक्स अगर कोई कर रहा हो तो उसको निकाल ही देना चाहिए, लेकिन चले हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें, फिलहाल आपको अगर आप फर्स्ट इंस्टेंट अगर इस ग्राफ को देखेंगे तो कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, ठीक। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आपको नजर आएगा कि अच्छा कुछ पीक्स हैं, ठीक है। एक पीक आई, फिर डाउन हो गया, नंबर ऑफ एरर्स कम हो गया, फिर एक और पीक आई, सेकेंड पीक, फिर कुछ टाइम के बाद फिर एक और पीक आई, और फिर एक और, यानी ये आपको 4 पीक्स नजर आ रही हैं, ठीक है। फर्दर अगर आप इसको इन्वेस्टिगेट करें तो आप ये देख सकते हैं कि अच्छा ये एक स्पेसिफिक गैप के बाद ये पीक आ रही है, ठीक। फिर हमें क्या रिजल्ट मिला जब हमने फर्दर इसका एनालिसिस किया, वो क्या था, द रन चार्ट इंडिकेट्स अ पैटर्न इन द नंबर ऑफ पेमेंट एरर्स, peaks in the errors occurred on 7th March, 14th March, 21st March and 28th March, all Mondays, ठीक है। अब ये इस किस्म का जो हमें इस चार्ट ने डाटा दिया वो ये देखा कि अच्छा जो मैक्सिमम एरर्स दे रहा है ना ये पर्टिकुलर एसोसिएट, वो हर मंडे को ही आ रहे हैं। तो मे बी क्या क्या रीज़न हो सकता है इसका, हो सकता है वो फिर पर्टिकुलर एसोसिएट से इस चीज़ को डिस्कस करें और उन्हें ये आइडिया हो कि मे बी आपका जो एसोसिएट है वो कहीं जो उसकी रिहाइश है वो काफ़ी दूर है, हो सकता है बैंक से, और मे बी मंडे को ड्यू टू द वीकेंड वो ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रहा हो, जैसे जैसे मंडेज को जनरली आप लोगों का क्लास लेने का दिल नहीं करता अर्ली मॉर्निंग, तो मे बी कोई इसका ऐसा रीज़न हो या जिसकी वजह से वो लेट उठता हो, लेट पहुंचता हो, या उसकी नींद पूरी ना हुई हो, तो जिसकी वजह से हर मंडे को इसके जो एरर्स हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो फिर इसके ऊपर उसकी काउंसलिंग की जा सकती है, या ये किया जा सकता है कि कुछ उसकी जो ड्यूटीज़ है वो चेंज कर दी जाए, मंडे से चेंज करके मंडे को उसको कोई और काम दे दिया जाए, या इस तरह से कुछ भी किया जा सकता है। सोल्यूशन आप कुछ भी निकाल सकते हैं, बस अगर आपको आइडियली ये डिटेक्ट हो जाए ना कि वो जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस टाइम पे आ रही है और किस टाइप की आ रही है और उसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाली जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली, यानी आपने एक पूरे महीने का डाटा कलेक्ट किया, उससे फिर आपने ये आइडेंटिफाई किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कि एक खास टाइम है जिस वक्त ज़्यादा एरर आते हैं, अदरवाइज इतने एरर नहीं है, तो फिर आप उसको एड्रेस भी कर सकते हैं जो भी आपने इसका सोल्यूशन निकालना है। अच्छा, रन चार्ट के साथ ही कंट्रोल चार्ट्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, दैट टारगेट्स द डेविएशन फ्रॉम द मीन, यानी जो आपकी मीन वैल्यू उससे कितनी डेविएशन आ रही है आपके पर्टिकुलर आइटम में या प्रोडक्ट में जो जिसकी भी आप बात करें। इसमें हम फिर नोट करते हैं अपर एंड लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट्स, यानी कितनी एक्सेप्टेबल लिमिट्स हैं
जो आपकी कंपनी या आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपको एक्सेप्टेबल है या आपके कस्टमर को एक्सेप्टेबल है। और एक और चीज़ जो हम देखते हैं रेंज, यानी ओवरऑल लोअर और अपर वैल्यूज का डिफरेंस आपको बता रहा है कि ओवरऑल कितनी रेंज है उस पर्टिकुलर वैल्यू की। अच्छा, यहाँ पे अब ये उसी कंट्रोल चार्ट की चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है कि जो सेंटर में आपको लाइन नज़र आ रही है वो मीन है, ठीक है, यानी ये आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक। येलो में आपको अपर लिमिट और रेड में ये लोअर लिमिट नज़र आ रहा है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पार्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल आपने कहा है कि वो 5 इंच का है, ठीक है, 5 इंच उसकी मीन वैल्यू है, आपके लिए अपर लिमिट है फॉर एग्जांपल 5.2 एंड लोअर लिमिट जो आपके लिए है वो है 4.8। तो इसका मतलब है कि 4.8 से 5.2 के दरमियान ऑल्दो एवरेज वैल्यू आपकी जो है वो 5 है मैक्सिमम जो आप टारगेटेड वैल्यू है, लेकिन इस रेंज में आपका वो पार्ट अगर बन रहा होगा तो वो भी आपके लिए एक्सेप्टेबल है। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल को 5.4 इंचेस का पार्ट बन जाता है, ठीक, या मे बी 4.7 4.6 का बन जाता है, तो वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इट इज कॉल्ड एज एन अनएक्सेप्टेबल डेविएशन। इट मीन्स वो आपकी रेंज में नहीं आ रहा, तो आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। जैसे आप कोई भी चीज़ सेट करते हैं, हर एक चीज़ का मार्जिन होता है, ठीक है, तो आप यानी लिमिट्स बता देते हैं कि आपके लिए एक्सेप्टेबल ये रेंज है, इससे बाहर की चीज़ आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो फिर एज अ ट्रीट होगी एज अ डिफेक्टेड आइटम, और वो फिर आप अपने यूँ समझ लें कि अगर कोई सप्लाई करना है वो पर्टिकुलर पार्ट, तो फिर आप उसको नहीं करेंगे, यानी वो आपकी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स पे पूरा नहीं उतर रहा। तो अगेन एक दफ़ा और देख लेते हैं उसी एग्जांपल को। पिज़्ज़ा हट मैनेजमेंट वांट्स टू गेट इट ऑन द कंट्रोल चार्ट एक्शन, ठीक, जो आपकी जो पिज़्ज़ा की बनाया जा रहा है उसका जो एवरेज डायमीटर रखा गया दैट इज 16 इंचेस। आपकी पूरी टीम ने जो डिसाइड किए हैं लिमिट्स, वो अपर लिमिट है 17 इंचेस एंड लोअर लिमिट 15 इंचेस। इट मीन्स एवरेज तो 16 है, लेकिन 17 और 15 की रेंज में भी अगर कुछ आ रहा है उसका डायमीटर, तो वो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कम, इससे 15 से कम और 17 से ज़्यादा आपके लिए एज अ डिफेक्टेड आइटम ट्रीट होगा। तो उसका जब हमने डाटा कलेक्ट किया, ये जो आपको ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इट मीन्स ये डाटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो भी पिज़्ज़ाज बनाए गए हैं कि पिज़्ज़ा नंबर 1 का मे बी 16.1 था, ठीक है, उसके बाद का एग्जैक्ट 16 था, एक का मे बी 15.5 होगा, ठीक, या 15.89 इस तरह। तो ये हर एक सारे के सारे डाटा पॉइंट्स को आपने प्लॉट किया, तो आप ये देखें कि ऑलमोस्ट जो ज़्यादातर बन रहा है आपके पिज़्ज़ाज के जो बनाए जा रहे हैं, उसकी रेंज क्या है कि वो मोर और लेस 16 इंच के आसपास ही है, ठीक है, मे बी 16.4 तक जा रहा है अपर लिमिट, और लोअर लिमिट उसकी जा रही है मे बी 15.6-7 कह सकते हैं, ठीक है। तो इस रेंज में बन रहे हैं, यानी ये सारे पीसेस आपके लिए एक्सेप्टेबल है। एक जो आपको नीचे नजर आ रहा है स्मॉल पाई, जो कि 15 इंच से बाहर निकल गया है, ठीक, यानी कि मे बी वो हो सकता है 14.8 इंचेस का हो, तो फिर उसको आप एज अ डिफेक्टेड आइटम ट्रीट करेंगे। इट मीन्स यू विल नॉट प्रोवाइड इट टू योर कस्टमर। वो आपकी क्वालिटी की जो डेफिनेशन है या जो आपने चार्ट के अकॉर्डिंगली बताया है वो उस पर पूरी नहीं उतर रही, तो आप उसको एज अ डिफेक्टेड आइटम ट्रीट करेंगे, उस पर क्वालिटी चेक्स लगाएंगे, ठीक। तो ये आपका फिर हो गया कंट्रोल चार्ट। इस पे जो डिसीजन दे रहे हैं वो क्या कि पाइज विद इन द स्पेसिफिकेशंस वर एक्सेप्टेबल एंड दे विल बी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स। वन एबनॉर्मली स्मॉल पाई इज अनकॉमन, यानी ये जो एबनॉर्मली स्मॉल पाई कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो अनकॉमन है, और जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो इसका मतलब है कि ये कोई ख़ास रीज़न है जिसकी वजह से ऐसे हुआ है। क्योंकि आप देखें पीछे आपने फॉर एग्जांपल मे बी 20-30 बनाए हैं, जितने यहाँ पे तो खैर कम की एग्जांपल ली गई, हो सकता है कि आपके मे बी 50 या 100 की रेंज में हो, जो सब इस रेंज में आ रहे हो अपर और लोअर लिमिट की रेंज में, लेकिन कोई एक आध पीस अगर बाहर आउट ऑफ द रेंज जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर आपको फिर प्रॉपर एक टीम बनाने की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ को फिर कहा जाता है कि एबनॉर्मलिटी, कोई बिल्कुल एक एबनॉर्मलिटी आ गई है, ऐसा क्या रीज़न है कि ये जो हमारा पर्टिकुलर पीस है ये रेंज के अंदर नहीं बनाया गया। सो इट शुड बी एग्जामिन्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल। इसके लिए फिर प्रॉपर टीम बनाई जाती है कि अगर इस तरह से एक आध पीस है तो फिर ठीक है, उसको तो आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जब आपको रेपिटेशन में इस किस्म के रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए कि आपने कोई पार्ट बनाया फॉर एग्जांपल और वो बिल्कुल ही रेंज से बाहर जा रहे हैं और बार बार आपको इस तरह का डाटा मिल रहा है, तो देन यू हैव टू ट्रबल शूट इट, यू हैव टू चेक, मेक अ टीम that will monitor, that will have
नीड टू कैलिब्रेट योर इक्विपमेंट। हो सकता है आपके इक्विपमेंट, आपके मशीन में कोई इशू हो, या आपका जो ऑपरेटर है उसका कोई मसला हो, कुछ भी हो सकता है, देयर कैन बी एनी रीजन, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्वालिटी कंट्रोल के लिए पूरा मैकेनिज्म, पूरी टीम बनाई जाती है जो कि उसकी क्वालिटी चेक्स को मेजर करती है, और फिर उसकी बेस पर फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो ये हमारे जो थे कंट्रोल चार्ट्स, बल्कि सारे के सारे जो हमने 7 टूल्स देखने थे वो कंप्लीट होते हैं। इस मॉड्यूल का इतना ही कोर्स था। मैं लेटर ऑन एक आध कोई आपको इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से रिलेटेड असाइनमेंट भी दे दूंगी, ताकि थोड़ा सा आपको इन कॉन्सेप्ट की भी ग्रिप हो जाए। बिकॉज ये इस तरह से आपको डेफिनेशंस वगैरह अगेन मैं आपको कहूँगी, जैसे पिछले मॉड्यूल्स में भी कहते रही हूँ, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको इनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए या कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होना चाहिए कि कोई भी आपको प्रॉब्लम दी जाए तो आप उसको अप्लाई कर सकें, ठीक है। और अप्लाई करने के लिए ज़ाहिर है इनका समझना ज़रूरी है। उस वक्त फॉर एग्जांपल बेशक आपका ओपन बुक एग्जाम भी हो, आप अगर कोई किसी प्रॉब्लम पे आपको अप्लाई करना है फॉर एग्जांपल, तो उस वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप नेट खोल के देख रहे हैं कि अच्छा ये चार्ट होता क्या था, ये करता क्या है, लाइक परीटो एनालिसिस है वो है क्या, उसको आप समझने बैठेंगे तो आपको का अच्छा खासा टाइम उसको समझने पे लग जाएगा। और डेफिनेटली आपके क्वेश्चन चूँकि ज़्यादातर एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, तो वो ऐसे नहीं होंगे कि उसका आपको रेडीमेड सोल्यूशन कहीं से मिल जाए। वो आपने खुद सोच के उसको अप्लाई करना है, खुद बनाना होगा, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी। तो इसलिए सिर्फ इन चीज़ों को अगर आप समझ लेंगे तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्लस आगे चलकर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको जब इन चीज़ों का आइडिया होगा, तो आप अपनी डिफरेंट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपको डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है TQM के जो पूरा क्वालिटी मैनेजमेंट का जो मॉड्यूल है उसमें, इसलिए ये मैंने ऐड किए थे स्पेशली इस कोर्स में। बाकी आप लोगों का जो कोर्स है वो एंड हो चुका है मेरी तरफ से। अगर कोई टॉपिक आप लोग समझते हैं कि आपको नहीं समझ आया, या आपको लगता है बेशक हमने कवर कर भी लिया, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको टॉपिक लग रहा है कि आपके ज़्यादा फ़ायदे का है और फ्यूचर में प्रैक्टिकल लाइफ में आपको उससे डील करना पड़ सकता है, तो हम उस टॉपिक की मज़ीद डिटेल भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर यानी मैं थोड़ा सा उसका एडवांस लेक्चर प्रिपेयर कर लूँगी, लेकिन वो फिर आप ज़रा काइंडली टाइमली CR के थ्रू मुझे बता दीजिएगा। अदरवाइज़ जो आपके कोर्स कंटेंट्स डिफाइन है इसके लिए वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो बाकी असाइनमेंट्स और क्विज़ेस आपके वीकली कंटिन्यू रहेंगे, ताकि आप इस कोर्स को बिल्कुल साइड पे ना करके बैठ जाएं, बिकॉज अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ है आपके एग्ज़ाम में। जो आपका लास्ट मेरे ख्याल में क्लासेस का डे है वो 21 मई है, और आई थिंक 24 मई से शायद आपके फाइनल एग्ज़ाम्स हैं। तो मोर देन अ मंथ अभी है। तो साथ साथ आपके क्विज़ेस होंगे या असाइनमेंट मिलेंगी, तो आप इन टच रहेंगे टॉपिक्स के साथ। बाकी असाइनमेंट वगैरह टाइम पे सबमिट कर दीजिएगा। अगर ज़रूरत हुई तो हम फाइनल एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले एक आध रिवीजन लेक्चर भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों को फील होता है तो। जो भी आप लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन करके कंसेंसस डेवलप होते हैं, वो आप काइंडली CR के थ्रू मुझ तक कम्युनिकेट कर दीजिए, ठीक है। और अगर लेक्चर जब आप लोग इसको सुन लें और कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो वो भी आप बता सकते हैं, मैं उसकी मज़ीद एग्जांपल्स आपसे शेयर कर लूँगी, ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस कोर्स एंड द रेस्ट ऑफ द कोर्सेज। अल्लाह हाफिज़।